आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ स्टडी वीज़ा इन यूके। सारी चीज़ें अपने कंसल्टेंट पे मत छोड़ो इन दिस डे एंड एज जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे हैं। और अगर आप मुझे ये कहोगे आपको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं पता कि स्टूडेंट वीज़ा की क्या है, then sorry to say it's a fatal mistake. Hi guys, welcome back to another video. This is Haris and you're watching Haris Speaks. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है क्या। हम ये कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, क्यों होम ऑफिस इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, 28 डेज रूल्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या, कितनी आपके पास फंड्स होने चाहिए और कितने अकाउंट्स आप दिखा सकते हो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने कब से मेनटेन करना स्टार्ट करनी है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको यूके की होम ऑफिस को ये दिखाना है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी, अपनी ट्यूशन फ़ीस भी और अपने एनी डिपेंडेंट्स इफ़ दे आर कमिंग अलॉन्ग विद यू, जैसे आपकी वाइफ हो गई या आपका कोई बच्चा हो गया। और वो जो बेसिकली एश्योरेंस का एलिमेंट होता है ना, जो होम ऑफिस को चाहिए होता है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है वाया क्लोजिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में दिख रहा होता है उससे एश्योरेंस जाती है होम ऑफिस को कि हाँ यार ये अपने एक्सपेंसेस बेयर कर लेगा और जो भी इसके डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं उसको भी एकोमोडेट कर लेगा। अब डिस्कस करते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक, कितना रुपया लगेगा, कितना पैसा आपको शो करना है अपने बैंक के अंदर जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर सके होम ऑफिस को कि हाँ यार यू आर फाइनेंशियल सेवी और आपने सही से प्लानिंग की है। यार कितना पैसा लगेगा उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो बातें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। एक तो ये कि डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं, आप एज अ स्टूडेंट भी आ सकते हो अकेले या फिर एज अ स्टूडेंट +5 प्लस चाइल्ड भी आ सकते हो। हम दोनों सिचुएशन कंसिडर करेंगे। और दूसरा ये आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूके में लंदन के एक्सपेंसेस और रेस्ट ऑफ दी लंदन के एक्सपेंसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए दोनों प्राइसेस डिफरेंट हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस सिचुएशन में कि एक स्टूडेंट अपनी वाइफ के साथ आ रहा है। ठीक है, तो उसकी लंदन में एक्सपेंस होगा 1334 इंटू 9 मंथ्स आप मल्टीप्लाई करोगे जो कि बनता है 12,000 पाउंड। और 1334 मैं किस तरह वर्कआउट कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर नंबर दिया हुआ है और वहीं से आप 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके उसको नंबर को निकाल सकते हो 12,000। और रेस्ट ऑफ द यूके में जो है 1023 पर मंथ है, उसको आपने 9 मंथ से मल्टीप्लाई करना है तो 9,000 पाउंड बन जाता है। अब आप देख सकते हो अराउंड 3,000 पाउंड का डिफरेंस है बिटवीन लंदन एंड रेस्ट ऑफ द यूके। अब दूसरा जो है, अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो, लेट से एक वाइफ के साथ सिचुएशन, मैंने सिनेरियो जो एज्यूम किया हुआ है वो ये किया है स्टूडेंट +5, ऊपर आप देख सकते हो ऑरेंज में ऑन लेफ्ट। तो इस सिचुएशन में आपको 845 पाउंड पर डिपेंडेंट देना है। अभी हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ आप वाइफ के साथ आ रहे हो। अगर आप चाइल्ड के साथ आ रहे हो तो आप 845 टाइम्स बाय 9 मंथ्स, तो ये जो अमाउंट है 7605, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है क्योंकि फिर आपके दो डिपेंडेंट हो गए, एक आपकी वाइफ हो गई और एक आपका चाइल्ड हो गया। बट हम इस सिचुएशन में ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द यूके में 680 पाउंड बन जाता है, वो 9 मंथ से आपने मल्टीप्लाई किया, उसका अमाउंट 6120 बन गया। फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस की। अब रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फ़ी वो होती है यार, जब एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी से तो फिर वो आपसे एक इनिशियल डिपॉजिट लेती है। वो इनिशियल डिपॉजिट जो आपका दोगे उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा ओवरऑल फीस से, जो बचेगा वो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग फ़ी होगी आपकी। ठीक है, लेट्स अज्यूम आपकी 14,000 ट्यूशन फीस थी। ठीक है, उसमें से 4,000 पाउंड आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, तो आपका जो रिमेनिंग बच गया वो 10,000 पाउंड बच गया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द यूके और लंदन के लिए दोनों का सेम होगा, ट्यूशन फीस इतनी वो मैटर नहीं करती इस सिचुएशन में। दूसरा, फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या बन जाती है जो आपको 28 डेज़ के लिए चाहिए इन लास्ट 31 डेज़। ये जो 28 डेज़ का रूल ना, ये हम थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो आपकी लंदन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी 29,000 पाउंड्स और आपकी रेस्ट ऑफ द यूके की बन जाएगी 25K। अब यहाँ पे सिचुएशन एंड नहीं होती है, ये एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए कि ऑलवेज़ ऐड अराउंड 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा टू एड्रेस द एक्सचेंज रेट डिफरेंस। अब एक्सचेंज रेट डिफरेंस क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिफरेंस में ये होता है कि अगर आप अपनी लोकल करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे 29,000 पाउंड्स को, तो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादातर ऊपर ही हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो वो तो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करो, 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा ऐड कर लो टू इंश्योर कि आप यहाँ सेफ साइड पर खड़े हो। तो जो आपका 29,611 बैलेंस है वो 30K हो जाएगा ऑन अ सेफ साइड मेंटेन करने के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट में, और इस तरह रेस्ट ऑफ द यूके का बैलेंस बन जाएगा 26,327 रिस्पेक्टिवली बाय एडिंग 1,000 पाउंड्स ऑन टॉप ऑफ इट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड सिनेरियो के, जहाँ पे आप सिर्फ एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो विदाउट एनी डिपेंडेंट्स।
अब इस सिचुएशन में यार आपकी जो फ़ी बनेगी लंदन की वो स्टिल बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट होगा जो कि 1334 है इंटू 9 मंथ्स जो कि 12,000 पाउंड बन जाता है। रेस्ट ऑफ द यूके स्टिल स्टैटिक रहेगा 1023 इंटू 9 मंथ्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रिमेनिंग फ़ी भी कोई चेंज नहीं होगी, आपकी 10,000 पाउंड रहेगी लंदन में भी और रेस्ट ऑफ द यूके की भी। जो टोटल फंड्स आपकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी टू मेंटेन इन योर बैंक स्टेटमेंट वो बन जाएगी आपकी 22,006 फॉर लंदन एंड 19K फॉर रेस्ट ऑफ द यूके। लेकिन इसमें 1,000 पाउंड आपने स्टिल ऐड करना है टू इंश्योर कि आपको एक्सचेंज रेट का हिट ना पड़े, ठीक है। तो उस सिचुएशन को डाल के आपकी 23K लंदन की बन जाएगी और रेस्ट ऑफ द यूके की 20K रिक्वायरमेंट बन जाएगी टू मेंटेन इन योर बैंक स्टेटमेंट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये 28 डे रूल है क्या। 28 डे रूल कोई फिल्म नहीं है, ये एक रूल है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है। मैं इस कैलेंडर को यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए कि 28 डे रूल अप्लाई होता कैसे है। सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं 28 डे रूल्स है क्या। 28 डे रूल्स यार, आप लेट्स से आप 31st को यहाँ पे खड़े हो तो 28 डे आपका कहाँ बनता है, आप जाओगे बैकवर्ड्स, ठीक है। ये आपका 3rd को बनता है 28 डेज़, तो यहाँ पे आपके 28 डेज़ फिनिश होते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको ऑन 3rd जो है शो करना पड़ेगा फाइनेंशियल अमाउंट जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो तो क्या था और डिपेंडेंट के साथ नहीं आए तो क्या था। जैसे लेट्स से अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हो तो आपका 30K इन लंदन था और 26K आपका रेस्ट ऑफ द यूके था। तो ये अमाउंट्स आपको शो करना पड़ेगा उस 28 डे पीरियड के अंदर टू होम ऑफिस टू शो कि आपके पास इनफ फंड्स हैं। अब अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगा, 23K बन जाएगा और 20K बन जाएगा रेस्ट ऑफ द यूके का रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये ओवर 31 डेज़ वो देखेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से अगर आपने एप्लीकेशन डाली है 1 अप्रैल को तो वो गो बैक कर सकते हैं 31 डेज़ पीछे जाएंगे और वो देखेंगे कि मिनिमम आपने उस 31 डेज़ में 28 डेज़ तक ये बैलेंस मेंटेन किया है कि नहीं किया। ये 28 डे रूल बेसिकली है इन सिंपल टर्म्स। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि मैं 2 अकाउंट्स यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरा कंसल्टेंट तो कह रहा है कि मैं नहीं यूज़ कर सकता। डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास 2 डिफरेंट एफिडेविट्स हों टू इंश्योर कि आपका जो अकाउंट होल्डर है वो आपको कंसेंट दे रहा है कि आप उसके फंड्स यूज़ कर सकोगे इन फ्यूचर फॉर पेइंग ट्यूशन फ़ी या फिर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट आप दिखा सकते हो टू प्रूव योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। या इसको आंसर करने के लिए ना हम चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपको डिफरेंट सिनेरियोज मिल जाते हैं कि आपको क्या किस रिक्वायरमेंट के लिए देना है, ठीक है। अगर तो आपके ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप है ना यूनिवर्सिटी की तो आपको उनके डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती कैश के अंदर, आपको लेटर ऑफ कंफर्मेशन दिखाना पड़ेगा ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप जो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपका स्टूडेंट लोन है तो आपकी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी जो यहाँ पे लेड आउट हुई हुई हैं। इफ़ यू आर यूजिंग योर ओन मनी, अगर आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो तो आप करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पेंशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लगा सकते हो। लेकिन इसमें याद रखना कि कैश कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। उसका क्या मतलब है कि लिक्विड एसेट्स होने चाहिए जो आप इजीली जल्दी से कैश निकाल सको। ऐसा ना हो जो इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स कराई हुई हो और 10 मंथ्स तक आप निकाल ना सको, वो काउंट नहीं होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आप रेडली विदड्रॉ कर सको कैश टर्म में, उसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट इसकी हो जाएगी, तो ये अकाउंट्स आप लगा सकते हो। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार हम बैंक स्टेटमेंट अपनी कब से मेंटेन करना स्टार्ट करें। मैं उनको एडवाइस करता हूँ एज सून एज व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि पहला स्टेज यूनिवर्सिटी क्या करेंगी, आपकी डिग्री को और आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगी। जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो फिर दूसरा स्टेज यही होता है, वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट मांगेंगे और आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे टू इंश्योर कि आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल की है या नहीं की। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए यार, प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को मैनेज करो। ऐसा ना करो रिएक्टिव हो आप, सिचुएशन जब हो जाएगी तो हम देखेंगे, नहीं, आपको प्रोएक्टिवली मैनेज करना है क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा भाई नेग्लिजेंस शो करोगे, इट कैन कॉस्ट यू योर वीज़ा। सो दैट वाज इट इन नटशेल, क्या रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल टर्म्स में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे क्या होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर रही हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।